गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आर्थिक भूगोल की विद्या है उन विधियों के बारे में अपन बात करेंगे कि आर्थिक भूगोल का जो अध्ययन करने के लिए अपन को कौन कौन सी विधियों की आवश्यकता होती है या मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल से संबंधित कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं, एक विधि आती है आपकी जिसको अपन कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन विधि, क्रमबद्ध अध्ययन विधि या वस्तुगत अध्ययन विधि, जिसका अपन ने अध्ययन कर लिया। एक विधि का नाम है सैद्धांतिक विधि। सैद्धांतिक यानी किसी भी सिद्धांत या किसी भी विशेष स्थान के लिए, तो उसका भी अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन तीसरी विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रादेशिक विधि। क्या नाम है? प्रादेशिक उपागम या प्रादेशिक विधि। उपागम का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि विधि होता है। क्या होता है? विधि। यानी उपागम का मतलब भी क्या होता है? विधि। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो प्रादेशिक अध्ययन है, जो प्रादेशिक अध्ययन विधि क्या होती है या उसके बारे में या उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो प्रादेशिक विधि को भी अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। इसकी भी दो उप विधियां हैं जिसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रादेशिक विधि होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, फिर अपन इसको दो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण में पढ़ेंगे। तो प्रादेशिक का मतलब, एक अगर मैं सामान्य रूप से आपको नॉर्मली वे बताऊं तो इसका मतलब होता है किसी भी एक प्रदेश का अलग अलग रूप से अध्ययन करना। वही आपका क्या कहलाता है? प्रादेशिक अध्ययन विधि कहलाता है। कोई भी एक प्रदेश है, या तो उस प्रदेश की आप उसमें जो समानता है उसका अध्ययन कीजिए, या उस प्रदेश की जो विभिन्नता है, जो असमानता है, उनका अध्ययन कीजिए। यानी किसी भी एक प्रदेश की सभी समानताओं का अध्ययन या किसी भी एक प्रदेश की विभिन्नताओं का अध्ययन अगर आप करते हो, असमानता का अध्ययन करते हो, अलग अलग प्रकार से आप अध्ययन करते हो, तो यही आपकी प्रादेशिक विधि है। इसी प्रादेशिक विधि को अपन आगे दो भागों में बांटते हैं। जैसे अपन बात करते हैं प्रादेशिक विधि की, इस विधि का अध्ययन करने के लिए किसी वस्तु या तथ्य का अध्ययन करने के लिए विश्व को क्या करेंगे? विषमताओं, या तो विषमताओं या समानताओं, या अपन कह सकते हैं कि उस प्रदेश की या उस विश्व की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं, यानी उसकी या तो विषमता, कौन कौन वो अलग अलग क्षेत्र का काम है, या उसकी उस क्षेत्र की कौन कौन सी समानताएं हैं, उनका अध्ययन विषमताओं या समानता के आधार पर कुछ प्रदेशों में विभाजित कर देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये अपन मान लिया कोई एक क्षेत्र है, ये मान लिया आपके विश्व है, पूरा विश्व मान लिया। अब अपन अगर इस विश्व का अध्ययन करेंगे तो इसको क्या करेंगे? अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों में बांट देंगे। जैसे इस प्रकार से ये अपन ने अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों में बांट दिया। अब किसी एक प्रदेश की यहाँ अपन क्या कर लेते हैं? समानताओं का अध्ययन करते हैं। किसी एक प्रदेश की यानी इसको कुछ क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। अब अपन इसको क्या करेंगे? कुछ प्रदेशों में विभाजित करने के बाद में इन प्रदेशों में जो समानता है, जैसे यहाँ पर जैसे अपन खनिजों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लो कहां कहां पर किस किस प्रकार के खनिज है इस प्रदेश में, उनका वितरण किस प्रकार से है, या उनके जो उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, या अपन इस प्रकार से किसी एक प्रदेश का ही अपन उसकी समानता या असमानता, यानी अपन इसमें आर्थिक भूगोल से संबंधित खनिजों के बारे में बात करेंगे। तो वो खनिज कहां पर है, उनका उत्पादन क्या है, उनका वितरण क्या है, उनके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, इन सब का अपन इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे इन प्रदेशों में कहां संसाधन है या तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कहां कहां कौन कौन से संसाधन है, यानी पूरे विश्व को पहले बांट दिया, पूरे विश्व को अपन अलग अलग प्रदेशों में, इसका नाम ही प्रादेशिक विधि है। यानी एक प्रदेश विशेष को बांट दिया और इस प्रदेश विशेष की अब अपन को या तो समानता या विषमता का अध्ययन करना है। तो अपन ने जैसे मान लिया खनिजों को लेकर, तो खनिज उत्पादन कहां पर है, खनिजों के राज्य कौन कौन से क्षेत्र है, या कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं खनिज का, तो ये सब अपन एक विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, इनकी समानता का। अब इस प्रादेशिक उपागम विधि को अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक विधि को अपन कहते हैं रूपात्मक प्रादेशिक, यानी रूप में एक समान हो, यानी अपन ने समानता का अध्ययन किया, यानी रूप में एक समान हो, लगभग एक जैसा दिखती हो, एक जैसी समानता हो। जैसे जलवायु है या वर्षा की समानता है, उस पूरे प्रदेश की एक जैसी है, तो उसको अपन क्या करेंगे? एक प्रादेशिक रूप में अपन उसको बांट दें। दूसरा है कर्मोपलक्षी प्रादेशिक, यानी जो प्रदेश है
वो कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। जैसे अपन ने पढ़ा था, अपन इसमें विषमता को भी ले लेते हैं। तो अपन ने अपने कर्मोपलक्षी में, अपने उपागम में अपन क्या करेंगे, कुछ विशेषता यानी जो असमानता है उनका एक उदाहरण लेंगे और उसको अपन समझाएंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रूपात्मक प्रादेशिक विधि क्या होती है। देखो, रूपात्मक प्रादेशिक विधि, इस विधि के अंतर्गत कुछ ऐसे भूभाग होते हैं, कुछ ऐसे भूभाग को एक इकाई या एक प्रदेश में, जैसे मैंने यहाँ एक इकाई या एक प्रदेश में बांट दिया, एक इकाई या एक प्रदेश में या एक इकाई या एक प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रफल में, अब मैंने ये इसको एक इकाई माना तो इसका समस्त क्षेत्रफल, इसके समस्त क्षेत्रफल में प्राकृतिक लक्षण की समानता, जैसे इसमें मैंने समानता को लिया तो इसमें जो प्राकृतिक लक्षण की समानता, यानी क्षेत्र तो मैंने एक चुन लिया, उसमें उसकी जो प्राकृतिक समानताएं कौन कौन सी है। अब प्राकृतिक समानता में क्या आती है, जलवायु है, वर्षा है, तापमान है, यही आते हैं प्राकृतिक तत्व। तो जैसे प्राकृतिक लक्षण की समानता, जैसे समस्त गंगा डेल्टा में उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे मैंने मान लिया ये गंगा का मैदान मान लिया, तो इस पूरे गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें जलवायु उष्ण आर्द्र हो गई, यहाँ पर अधिक वर्षा, यानी वर्षा भी यहाँ पूरे लगभग में अधिक वर्षा है पूरे प्रदेश में। फिर यहाँ मिट्टी की समानता, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसमें भी आपको समानता होनी चाहिए, मिट्टी, जलवायु और वर्षा, यानी इन तीन प्राकृतिक तत्वों को लेकर इन्होंने एक प्रदेश को बांट दिया और इस प्रदेश में इन तीनों की क्या है, समानता है। मिट्टी भी पूरे प्रदेश में एक समान है, वर्षा भी पूरे प्रदेश में एक समान है और जलवायु भी पूरे प्रदेश की एक समान है, यानी इसमें समानता के उदाहरण को लिया है। अतः समस्त गंगा डेल्टा को एक प्रदेश मानकर उसके आर्थिक भूगोल का, अब मैंने सभी समानताओं को ले लिया, जलवायु, वर्षा और तापमान। अब अपन क्या करेंगे, इस प्रदेश को अपन, इस एक प्रदेश का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब इस एक प्रदेश में अगर जलवायु दशाएं अगर समान है, फिर इसमें क्या करेंगे, गेहूं की फसल का अध्ययन करेंगे, चावल की फसल का अध्ययन करेंगे, पटसन, गन्ना, कोई भी फसलों का अपन इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे चावल है, पटसन है, जुट है, गन्ना है, नौका परिवहन है, आदि का वर्णन समग्र रूप से एक ही अध्याय में कर दिया जाता है। अब इन सब का, इन पूरे प्रदेश का एक ही अध्याय में अगर अपन ने अध्ययन कर लिया तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रादेशिक विधि कहलाता है। यानी किसी भी एक प्रदेश को अपन ने मान लिया, उस प्रदेश की सारी जो समानता है उनको अपन ने नोट किया और फिर वहां जो कोई भी एक आर्थिक क्रिया होती है, उस प्रदेश की समस्त आर्थिक क्रियाएं, उन आर्थिक क्रियाओं का वर्णन अपन ने एक अध्याय में कर दिया, वो है आपका प्रादेशिक उपागम, यानी एक प्रदेश विशेष का एक अध्याय में अपन ने अध्ययन कर लिया, वो हो गया प्रादेशिक। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने बात की असम एक और उदाहरण है। जैसे असम के पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु है, मिट्टी है, तापमान, उसके आधार पर अपन वहां की जो चाय की खेती होती है, वहां विशेष प्रकार की चाय की खेती होती है, तो अपन उस चाय की खेती का भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि वहां जलवायु समानता, वर्षा, तापमान सब एक क्षेत्र का समान है क्योंकि असम घाटी का, और फिर वहां पर चाय की फसल होती है। चाय की फसल के बारे में आप सब कुछ लिख सकते हो एक अध्याय के रूप में। फिर अपन बात करते हैं कर्मोपलक्षी प्रादेशिक उपागम। तो ये क्या होता है, इस विधि के द्वारा ऐसे भूभाग को एक एक प्रदेश माना जाता है, एक अलग अलग प्रदेश माना जाता है, जैसे ये और ये एक एक प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्रफल में एक सी आर्थिक क्रिया हो। जैसे यहाँ पर पूरी एक ही प्रकार की आर्थिक क्रिया हो, जैसे यहाँ पूरे में उद्योग लगे हुए, जैसे यहाँ पूरे में उद्योग लगे हुए और यहाँ पूरे में क्या हो रही है, कृषि। तो ये एक ही प्रदेश है और एक में पूरे में उद्योग है और ये दूसरा प्रदेश है, यहाँ पूरे में कृषि है। एक एक क्षेत्र को अलग अलग प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्रफल पर एक सी आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक सी आर्थिक क्रिया और एक समान आर्थिक संगठन होने चाहिए। जो काम करने वाले संगठन होते हैं वो भी एक समान होने चाहिए। जैसे अपन मान लेते हैं ऐसी प्रक्रिया कहाँ मिलेगी, जैसे बड़े बड़े जो महानगर होते हैं उनमें अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जैसे अपन बात किया है, मान लो कि ये जो उद्योग वाला क्षेत्र है इसको अपन कहते हैं रिको क्षेत्र है। जैसे कोई भी शहर होता है उसमें एक रिको क्षेत्र होता है, एक अलग ही प्रकार का जोन बना होता है जहां पर पूरी उद्योग धंधों से संबंधित वो इकाइयां लगा दी जाती है। कहीं एक दूसरा क्षेत्र होता है
जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में, जैसे अपन कह सकते हैं जो जोन होता है, जैसे सामान को आयात निर्यात करने के लिए जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो वाला क्षेत्र एक होता है। फिर अपन बात की जाए दूसरी घरेलू आइटम से कोई संबंधित एक तीसरा जोन होता है। जैसे अपन मैं यहाँ बता देता हूँ, ये एक जोन हो गया, फिर यहाँ दूसरा जोन हो गया, फिर यहाँ तीसरा जोन हो गया, फिर यहाँ चौथा। इन चारों जोन की अलग अलग प्रकार के काम है। इनके कार्य क्या है, आपको इनके जो कार्य हैं इन चारों के क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये चारों क्या है, एक ही प्रदेश में जुड़े हुए हैं। ये एक ही प्रदेश में जुड़े हुए हैं और यह जो पूरा प्रदेश है इसमें जो काम होते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं, कर्मोपलक्षी उपागम। जैसे एक समान आर्थिक क्रिया, इस क्षेत्र में पूरी आर्थिक क्रिया एक समान है, इसकी अलग आर्थिक क्रिया, इसकी अलग आर्थिक क्रिया, इसकी अलग आर्थिक क्रिया। और संगठन जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, मुंबई, कोलकाता, महानगरों के पृष्ठ प्रदेशों या परिवहन प्रादेशिक साधनों के द्वारा इस्पात और मशीनों के उद्योग आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे अब ये जो चारों हैं इसकी आर्थिक क्रिया मान लो उद्योग है, इसमें पूरे को अपन कह लेते हैं मान लो कृषि से संबंधित है, और इसमें अपन कह लेते हैं घरेलू आइटम से संबंधित है, और इसमें अपन कह देते हैं जैसे मसाला से संबंधित है। ये तीनों, ये चारों जो प्रदेश हैं ये परिवहन के साधनों द्वारा, संचार के साधनों द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इस प्रकार के प्रदेश को अपन क्या कहते हैं, कर्मोपलक्षी प्रदेश उपागम विधि। यानी अलग अलग क्षेत्र होंगे और उनका सबकी जो आर्थिक क्रिया होती है, जो क्रिया होती है उस प्रदेश वन की, जैसे एक प्रदेश है तो उसकी अलग आर्थिक क्रिया, दूसरा प्रदेश है उसकी अलग आर्थिक क्रिया, अगर तीसरा प्रदेश है उसकी अलग आर्थिक क्रिया। फिर वो तीनों जब जुड़े हुए होते हैं कृषि जैसे परिवहन के साधनों द्वारा या संचार के साधनों द्वारा या इस प्रकार से अन्य कई साधनों के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं तो उस पूरे प्रदेश में जो अपन कहते हैं उस पूरे प्रदेश को क्या कहते हैं, कर्मोपलक्षी प्रादेशिक प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि जो प्रादेशिक उपागम विधि होता है किसी एक विशेष प्रदेश से संबंधित उनकी जो समस्त क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन अपन एक ही अध्याय में करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रादेशिक उपागम विधि। फिर अपन ने उसको दो भागों में पढ़ा था, एक रूपात्मक प्रादेशिक होता है, एक कर्मोपलक्षी प्रादेशिक विधि होता है। थैंक यू।